नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 62। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 61 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, वहां जाकर इन सभी वीडियो के प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद आपकी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा और आपका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 62 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं, बाढ़ नियंत्रण से, सूखा नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड है। देखिए, पेट्रोलियम में पेट्रा कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, चट्टान को, तेल को, गंधक को, हाइड्रोजन को। तो दोस्तों, इस प्रश्न को मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। देखिए, आपको याद रखना है दोस्तों, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है। पेट्रोलियम एक कौन सा ईंधन है दोस्तों? प्राकृतिक ईंधन है। और आपको यह भी याद करना है कि जो पेट्रोलियम है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो दोस्तों पेट्रा और एक है दोस्तों ओलियम। क्या बताया मैंने? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है और पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पेट्रा, एक ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है दोस्तों चट्टान। अरे क्या होता है? चट्टान। और ओलियम का मतलब होता है तेल, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम में पेट्रा किसे कहा जाता है? चट्टान को। और ओलियम किसे कहा जाता है? तेल को। तो पेट्रोलियम में पेट्रा किसे कहते हैं? चट्टान को। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं और अभी नए जुड़े हैं, इन सभी को, सभी विद्यार्थियों को, सभी मेरे प्यारे भावी फौजियों को पिछले 61 टेस्ट के वीडियो को, जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। चाहे से एग्जाम में 15 प्रश्न आए साइंस के या 20 प्रश्न आए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए, धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों सारे। हाँ जी, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वोल्ट में, एम्पियर में, यूनिटों में और ओम में। इस प्रश्न का आंसर सबको पता है, बताइए क्या आंसर होगा? घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को किस में रिकॉर्ड करते हैं? यूनिटों में, ठीक है। आप सभी के घर बिजली के मीटर लगे होंगे और जो भी आप विद्युत खर्च करते हो वो यूनिट में बताती है, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, शरीर रचना की सूक्ष्मतम इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, कोशिका, उत्तक, कोशिका झिल्ली और नाभिक। तो शरीर रचना की सूक्ष्मतम इकाई कौन है? कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न देखो। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शरीर रचना की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। या प्रश्न 2 लैंग्वेज में और आ सकता है। क्या?
देखो सजीवों की, देखो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, अब सर दूसरा प्रश्न कौन सा? तो यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सजीवों की मूलभूत इकाई, सजीवों की मूलभूत इकाई, तो वो कौन होती है? कोशिका होती है। लो जी, तीन तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। शरीर रचना की सूक्ष्म इकाई भी कौन? कोशिका। और आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। या सजीवों की मूलभूत इकाई कौन होती है? कोशिका। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी दोस्तों? 1665 के अंदर। ठीक है, 1665 में की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुवेन होक ने। कब की थी? 1676 के अंदर की थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी आर्मी के अंदर सिलेक्टेड हो चुके हैं, और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हो। आप जीडी ले लीजिए, आप ट्रेडमैन ले लीजिए, आप टेक्निकल ले लीजिए, आप कलरक ले लीजिए, ठीक है, सबके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। और जो मैं पढ़ाता हूं इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता, पूरे के पूरे प्रश्न डायरेक्ट कॉपी से पूछे जाते हैं। तो जब ये प्रश्न मैं आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हल करा रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को लिखो और रिवीजन लगाओ दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ऑप्शन देखते हैं, पायरिया, डेंगू, कोरोना, ए व बी दोनों। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? देखो पायरिया, ये एक प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो पायरिया रोग है ये एक प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होती है। और पायरिया रोग में दांत व मसूड़ों में खून आता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि बताइए पायरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत और मसूड़े। ठीक है, जबकि दोस्तों डेंगू ये एक विषाणु या वायरस जनित रोग है, विषाणु या वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, विषाणु या वायरस जनित रोग है। और आपको ये भी याद करना है कि जो डेंगू है ये मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, और आपको ये भी याद करना है कि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। काफी अच्छे प्रश्न है तीनों ही। ठीक है, तो डेंगू एक विषाणु या वायरस जनित रोग है। बात करते हैं कोरोना, तो कोरोना भी एक क्या है? विषाणु या वायरस जनित रोग है। ठीक है, और इसमें शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। ठीक है, लो जी, तो देखो डेंगू और कोरोना, यहाँ ये कौन सी दोनों बीमारियां हैं? विषाणु या वायरस जनित। तो आंसर क्या आएगा? बी व सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा इसमें? हाँ जी, एक तो डेंगू भी सही है और एक कोरोना भी सही है, तो बी व सी। ठीक है, तो यहाँ इसको चेंज कर लो, ऑप्शन क्या करोगे? बी व सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लो जी, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, बी व सी दोनों हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 से। देखो प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, निमोनिया, फेफड़े, पीलिया, यकृत, मधुमेह, अग्नाशय, उपरोक्त सभी। कौन सा सही सुमेलित है? देखो निमोनिया रोग ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पीलिया रोग जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, पीलिया रोग एक विषाणु या वायरस जनित रोग है और इसमें यकृत या लीवर प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज। और आपको पता है कि अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। और बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही तो मधुमेह या डायबिटीज होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि मधुमेह रोग का संबंध अग्नाशय या पैंक्रियाज से है, बिल्कुल सही जवाब। तो आता है, फिर आता है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये सभी ए, बी व सी सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपको किसी से भी नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है,
किसी से भी पर्सन मांगने की जरूरत नहीं है। इन सभी टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो, और कॉपी के अंदर नहीं लिखते हो तो रेगुलर रोज के 2 वीडियो देखो, एक सिंगल पर्सन भी गलत नहीं होगा आपका एग्जाम के अंदर। मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तो बोलोगे सर माहौल बन गया साइंस का। तो ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। देखो पर्सन संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 7 है। मूत्र की प्रकृति होती है, ऑप्शन देखते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मूत्र का पीएच मान होता है 6.0, मतलब 6 होता है, और 6 का मतलब क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अरे सही बात है नहीं, अम्लीय में भी कौन सा, हल्का अम्लीय हो गया। तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाला पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और बता देता हूं। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यह पर्सन भी पूछा जाता है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। अच्छा पर्सन है, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, श्वसन क्रिया के केंद्र स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फेफड़े में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला ओब्लोंगेटा में, और अनुमस्तिष्क में। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, देखो आपका जो मस्तिष्क है ना दोस्तों, मस्तिष्क, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। और मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आपने सुना होगा एक तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है, और एक सुना होगा आपने कौन सा बताइए, एक आपने सुना होगा मध्य मस्तिष्क, और एक आपने सुना होगा कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क। मैंने क्या बताया कि मस्तिष्क या ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क के भी भाग होते हैं, पश्चिम मस्तिष्क के भी भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। एक तो आपको याद करना है दोस्तों अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। लो जी, अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सेरिबेलम। अरे क्या बोला जाता है, सेरिबेलम। एक होता है दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। और एक होता है दोस्तों मेरु रज्जु। और एक कौन सा होता है, मेरु रज्जु। लो जी, मैंने आपको क्या बताया, अब तक आपको यह बताया कि मस्तिष्क या ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क। और मैंने आपको यह बताया कि पश्चिम मस्तिष्क के भी कुछ भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा और मेरुरज्जु। दोस्तों आपको याद रखना है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सबका नियंत्रण किसके पास होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के पास। काफी इंपोर्टेंट बात। सर ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता है। जैसे सांस लेना, ठीक है, हृदय का धड़कना, काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। इसके अलावा पलकों का झपकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों। भोजन का पाचन, इनका कंट्रोल थोड़ी अपने ऊपर थोड़ी होता है। अगर किसी के पास कंट्रोल होता है तो मान लीजिए गुलाब जामुन खा लिया और पेट में, फिर भाई साहब उसको आगे नहीं जाने देगा कि 4-5 दिन यहीं रहे, थोड़ा माहौल बनता रहेगा तेरा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। गुलाब जामुन खाया तो उसके बाद में सारा बॉडी का काम है, उसको कहाँ से पचाना है, कैसे क्या करना है, ये आपका ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जिनका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर ही हृदय के अंदर और श्वसन के केंद्र कहाँ मिलते हैं रे, मेडुला ओब्लोंगेटा में। हृदय के केंद्र और श्वसन के केंद्र कहाँ मिलते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो श्वसन क्रिया के केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। और आपको यह भी याद रखना है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के पास। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। काफी इंपोर्टेंट बात है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। इसलिए इसको शरीर का आर्मी कमांडर भी कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, याद करने भाई सारे पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है, ब्लैक फुट रोग किस प्रदूषक से होता है। ऑप्शन देखते हैं, सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम। तो ब्लैक फुट रोग किस प्रदूषक से होता है, सबको पता है, नहीं पता तो याद कर ले, आर्सेनिक। किससे होता है, आर्सेनिक से, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, सबको पता है ना, पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग। अरे कौन सा, मिनी माता रोग। काफी बार प्रश्न पूछा गया है
कि बताओ पारे की अधिक मात्रा होने पर कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग। सीसा की अधिक मात्रा होने से पैरालाइसिस, पैरालाइसिस या जिसको क्या बोला जाता है, लकवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीसा या लेड की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होने की संभावना है, पैरालाइसिस या जिसे लकवा बोला जाता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। और कौन सा रोग, इटाई रोग होता है। लो जी, कितने धमाकेदार तरीके से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। 1% भी नहीं, 1% के साथ कम से कम 4 या 5% आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, अंडे का उबलना, गोबर गैस का बनना, लोहे की छड़ का गर्म होना और लकड़ी का जलना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हमेशा जिंदगी में याद रखना है, कभी भूलोगे भी नहीं। देखो पदार्थ में दो ही तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। देखो याद करने की शानदार वाली ट्रिक, या तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको क्या बताया कि पदार्थ में दो ही तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। अब जैसे मेरे पास एक तो ये चीज है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कभी भूलोगे भी नहीं। जैसे मान लीजिए ये चीज है मेरे पास एक, और मान लीजिए इसमें कोई सा भी परिवर्तन हुआ, इसमें कोई सा भी परिवर्तन हुआ और मान लीजिए इससे ये बन गई, इससे ये बन गई। दोस्तों क्या बन गई ना, इससे ये चीज बन गई। आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया कि इस पदार्थ में कोई सा भी परिवर्तन हुआ, मेरे को याद नहीं है वो भौतिक हुआ या रासायनिक, लेकिन इसमें कोई सा भी परिवर्तन हुआ और इससे ये बन गई। ठीक है, अगर वापस इससे ये बन जाती है, ठीक है, तो वो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। अगर वापस इससे ये बन रही है, वापस इससे ये बन रही है, तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। और अगर इससे ये बन गई, ठीक है, अगर इससे ये बन गई और वापस इससे ये नहीं बन रही है, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, तो दही से वापस दूध थोड़ी बन सकता है, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो बनेगी वापस नहीं बन रही है दोबारा, तो इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे अब सारे एग्जांपल, अंडे का उबलना, आपने अंडा उबला लिया, वापस दोबारा अंडा थोड़ी बन सकता है, तो अंडे का उबलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। अरे गोबर गैस का बनना, गोबर सारा मेटेरियल आप बना देते हो और उससे वो गैस बन जाती है, गोबर गैस, जिसके अंदर मीथेन होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, CH4, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो वापस उससे गोबर थोड़ी बना सकते हो, तो गोबर गैस का बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का। लकड़ी का जलना, ठीक है, ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का। अरे लोहे की छड़ का गर्म होना, ये कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वापस ठंडा कर दो, लोहा बन जाएगा। तो लोहे की छड़ का गर्म होना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। तो याद रखना है, अंडे का उबलना, गोबर गैस का बनना, लकड़ी का जलना, ये कौन से परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, कागज का फटना, ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है, कागज का फटना। कागज का फटना कौन सा परिवर्तन है, बताओ, भौतिक परिवर्तन ही तो है। अरे मान लीजिए 2000 का नोट फट जाता है, फिर उसको चिपकाते हो, फिर दूसरों के चिपकाते हो, ये कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ही तो है लाला। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखो अच्छा पर्सन है ये भी। पर्सन संख्या 11 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन देखते हैं, CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O, CaOH की होल ट्वाइस और CaO। तो देखो दोस्तों आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, B माना जाएगा। अब आपको क्या याद करना है कि जो POP है, इसको POP भी बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.12H2O। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद करना है, सामने लिख देता हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका क्या हो गया, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या बताया रे मैंने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, CaSO4.2H2O किसका है सर ये, अरे ये जिप्सम का है। अरे किसका है, जिप्सम का। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताओ, तो क्या बताओगे रे, CaSO4.2H2O। सर जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है मेरे प्यारे भाभी फौजी, कैल्शियम सल्फेट होता है। लो जी,
हाँ जी। और नेक्स्ट CaOH की होल ट्वाइस, काफी इंपोर्टेंट बात। लो जी, ये किसका होता है बताइए? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा गया है काफी बार और इस बार भी पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। सर बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, धमाकेदार वाली बात। क्या बताया? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH की होल ट्वाइस और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर CaO क्या है? ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। लो जी, बिना बुझा हुआ चूना, काफी इंपोर्टेंट बात है, बिना बुझा हुआ चूना। अब देखो, बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अरे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। काफी इंपोर्टेंट बात है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। और दोस्तों एक राज की बात बता देता हूँ, रासायनिक यौगिक से आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर 1% पेपर में जरूर मिलेगा। तो जिसको भी याद नहीं है, मैं पहले से ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में जो रासायनिक नाम, उनके साधारण नाम, रासायनिक सूत्र है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% गारंटी है। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लें, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो ये रासायनिक यौगिक नाम व सूत्र याद करने, वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देख, प्रश्नों को लिख, मजा आ जाएगा तुझे, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखो प्रश्न संख्या 12 है, चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट बात। ऑप्शन देखते हैं, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध और वेग। तो चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। सही बात है कि नहीं? 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, लुवेनहोफ, अरहेनबर्ग, लुईस पास्चर और एडवर्ड जेनर। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरहेनबर्ग ने। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी लुवेनहोफ ने। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुवेनहोफ ने। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, दोबारा बता देता हूं, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज तो किसने की? लुवेनहोफ ने। और जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरहेनबर्ग ने। दो इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज भी आपका दूर कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात पे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 है, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। तो देखो काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी। अरे कौन सी? एलपीजी। बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इंपॉर्टेंट बात है। और आपको ये भी याद करना है कि एलपीजी को कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, कुकिंग गैस या खाना पकाने वाली गैस, क्योंकि ये रसोई गैस सिलेंडर में काम में आती है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। लो जी, C4H10 होता है। तो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? ब्यूटेन है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न कैसे भी घूम के आए, सब कुछ मसाला तैयार है, ठीक है, बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं। ऑप्शन देखते हैं, हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, सैमुअल कोल्ट और फोर्मिज। तो रिवॉल्वर के आविष्कार कौन है? सैमुअल कोल्ट, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों आविष्कारक से भी आपके एग्जाम के अंदर 1% जरूर पूछा जाता है, उसका भी वीडियो अपलोड है, जब आप प्ले लिस्ट खोलोगे तो आपको मिल जाएगा वहां, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 62,
जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 61 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे प्यारे भावी फौजी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और पहले से जुड़े हुए हैं और आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन सभी वीडियो के प्रश्न को लिखना है और रिवीजन लगाना है। दोबारा से बता रहा हूं, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। जब मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से 99% प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोस्तों फिर कुछ मसाला बाकी रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें और सभी मेरे स्टूडेंट 2 या 3 स्टूडेंट को और जोड़ें, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।